एक एनकाउंटर पे हमने बात की, एक और बड़ा चर्चित एनकाउंटर हुआ आनंद पाल वाला। हाँ हाँ। उसमें क्या हुआ था? नहीं, उसमें जब 2016 में, विस्तार से बताइएगा, ये तो कोर्ट में नहीं है ना मामला। हाँ नहीं नहीं, ये हाँ नहीं। तो 2016 में जब 2016 जून के आसपास मेरा ट्रांसफर एसओजी में हुआ। एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है हमारी, आपकी यूपी में एसटीएफ है। हाँ, मैं वही बोला, जैसे हमारे यूपी में एसटीएफ है, STF राजस्थान में एसओजी है। एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। सोफिस्टिकेटेड वेपन, सर्विलांस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स यस यस एंड परमिशन टू किल। इसमें आप यस नहीं बोलेंगे? नहीं है। जी ठीक है। तो ये क्या हुआ था कि जब 3 सितंबर 2015 को आनंद पाल एक पेशी में जा रहे थे। थोड़ा आनंद पाल की बैकग्राउंड बताइए, जो राजस्थान के बाहर के व्यूअर हैं वो समझ। नहीं, वो आनंद पाल पहले मतलब शुरुआत में छोटे छोटे केसेस थे, बट आनंद पाल का सबसे बड़ा केस था एक जीवन राम गोदारा मर्डर था। एक नागौर में हुआ था 2006 में शायद। 2006 में एक जीवन राम गोदारा का मर्डर हुआ था डीडवाना में। 2 लोग मारे गए थे और प्रोबेबली फर्स्ट टाइम राजस्थान में ऑटोमेटिक वेपन्स कार्बाइन यूज हुआ था। एक तो 2 लोग मारे गए और बिकॉज ऑफ द कास्ट कॉम्बिनेशंस बहुत सारे एजिटेशंस भी हुए थे। और उससे एक गुजर जैसा कुछ हो गया था क्या? नहीं, उससे 1 महीने पहले सीकर में एक बहुत बड़ा मर्डर हुआ था और एक गोपाल फोगावट नाम से। तो इसमें भी आनंद पाल और एक बलवीर बानोड़ा था। इन दोनों गैंग्स ने उसको मारा था, मतलब फोगावट को भी। करीब 3-4 महीने में बड़े सेंसेशनल मर्डर्स हो गए थे। तो ये कौन कौन सी कास्ट राइवलरी रहती थी? राजपूत वर्सेस जाट? नहीं, एक्चुअली इट वाज नॉट कास्ट राइवलरी, इट वाज द गैंग राइवलरी। बेसिकली गैंग्स की झगड़ा था ये। झगड़ा बेसिकली एक राजू ठेठ था, राजू ठेठ गैंग प्लस एक बलवीर बानोड़ा, इन दोनों की झगड़ा था। और आनंद पाल किस गैंग में था? तो आनंद पाल इसके साथ हो गया, बलवीर बानोड़ा के साथ। क्योंकि पहले बलवीर बानोड़ा और राजू ठेठ दोनों साथ में काम करते थे, लेकिन किसी बात पे डिस्प्यूट होके एक बलवीर बानोड़ा का साला था, विजयपाल सिंह था शायद, उसका मर्डर राजू ठेठ ने कर दिया था। तो उसमें राजू ठेठ फरार हो गया था, अरेस्ट नहीं हुआ था। तो इसको लगा कि जस्टिस नहीं मिल रही, तो ये आनंद पाल के साथ मिल गया। तो राजू ठेठ को गोपाल फोगावट शायद सपोर्ट करते होंगे, मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स पता नहीं। तो उनका मर्डर हो गया था। उसके कुछ दिन बाद तो आनंद पाल के जो दुश्मन था, आनंद पाल की झगड़ा चल रहा था इससे, जीवन राम गोदारा से, तो उसको इन लोगों ने मार दिया। मतलब एक सीकर में बलवीर बानोड़ा के वजह से मर्डर हुआ। गैंग वॉर चल रहा है पूरा सीकर नागौर में। वो 2006 में, उसके बाद बड़ा पूरे राजस्थान में नाम हो गया था। उसके बाद ये फरार हो गए और काफी बाहर रहे। और फरारी में भी 1-2 मर्डर किए। और 1-2 मर्डर में चार्जशीट में कहते हैं कि एक आदमी को मतलब एसिड में भी डाल दिया, मारने के बाद काट के एसिड में भी डाला। और आनंद पाल और के साथियों ने एक नानूराम का मर्डर में मतलब मारा और फिर उसकी लाश के टुकड़े करके तेजाब में झोंक दिया। हाँ, उसके बाद उसको सड़क पे फेंक दिया, ऐसे कहते हैं। तो, बट उस केस में बरी हो गया हो, बिकॉज एविडेंस कुछ नहीं मिला, लाश का एविडेंस नहीं मिला। तो उसके बाद 6 साल फरार रहा है। 6 साल फरार रहने के बाद राजू ठेठ भी फरार हो गए, तो दोनों फरार थे। तो 2012 में आनंद पाल अरेस्ट हो गया, 2013 में राजू ठेठ अरेस्ट हो गया, बट उनकी दुश्मनी फिर भी चल रही थी। तो 2014 जनवरी को शायद सीकर जेल में था राजू ठेठ। उसके ऊपर एक अटैक हुआ, आनंद पाल के एक आदमी ने फायरिंग किया। लेकिन फायरिंग में क्या हुआ, एक शायद 2-3 गोली चले होंगे। एक राजू ठेठ के यहाँ दांत में पड़ा, डिफ्लेक्ट होकर यहाँ लॉड्ज हो गया, तो वो मरा नहीं। और ये इसको पकड़ लिया, ये हॉस्पिटल चला गया। ये हॉस्पिटल चला गया तो राजू ठेठ हॉस्पिटल में रहा, बच गया। लेकिन राजू ठेठ ने भी बदला लेने की प्लानिंग की आनंद पाल से। 2014 ये हुआ जो 2014 जनवरी में। 2014 जुलाई में आनंद पाल की गैंग पूरी वहाँ थे, ये बीकानेर जेल में थे। बीकानेर जेल में जब थे तो वहाँ इनकी राजू ठेठ के 2 आदमी हथियार लेके गए और उनको आनंद पाल और गैंग वहाँ से सामने से आ रहे थे, उनके लिए फायर किया। फायर करने के बाद 1-2 फायर हुए। एक गोली तो आनंद पाल को लगी, उसके बाद दूसरी गोली बलवीर बानोड़ा को लगी। तो बलवीर बानोड़ा को लगते और उसके बाद शायद एक वो चला नहीं, वेपन चला नहीं, या शायद ये भी कहते हैं इंट्रोगेशन में वो जो गोली मारने वाले थे वो कुछ डर गए, हाफ कॉक हो गए, पता नहीं क्या हुआ, वो 2 ही गोली चले। तो उसके बाद आनंद पाल की पूरी गैंग ने इन दोनों को मार दिया। तो मतलब उस दिन जेल के अंदर 3 लोग मर गए, 3 लोग मर गए। उसके बाद आनंद पाल को हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में शिफ्ट कर दिया था। जब अजमेर में शिफ्ट हुए अजमेर में, तो वहां उन्होंने प्लानिंग चालू की कि हम लोगों ने जब इनकी जो साथियों को पकड़ा, अरेस्ट किया, तो हमने पूछा कि क्यों फरार हुआ, प्लानिंग की क्यों फरार होना चाह रहा था। उनका ये कहना था कि इनका 3 रीजंस थे क्यों फरार होना है। एक तो ताकि
राजू टेट से बदला लेना है, दूसरा पैसा कमाना है अच्छा, तीसरा गवाहों को तोड़ के केस में बरी होना है। ये तीन उनका उन्हीं के कहे हिसाब से उनका वो प्लानिंग था। उसके बाद 3 सितंबर 2015 को तो एक शक्ति सिंह नाम से कमांडो था, वो थोड़ा इनके साथ मिल गया। मिलने के बाद उसी दिन शायद नानूराम मर्डर में ही बरी हुआ था। तो बरी होने के बाद नेचुरली है कि आप मिठाई बांटोगे, खुशी जाहिर करोगे। तो हमारे जो पुलिस एस्कॉर्ट पार्टी थी उसको मिठाई दिया। मिठाई में पहले ही इंटॉक्सिकेंट्स थे, तो मिठाई में सिर्फ एक तो ड्राइवर को नहीं दिया प्लस शक्ति सिंह को नहीं दिया, तो दूसरे सब खा के बेहोश हो गए। और उसके बाद 2 गाड़ी में इनकी टीम आई, टीम आके गाड़ी को रोका, गाड़ी के ऊपर फायर किया और इवन शक्ति सिंह के पाँव के ऊपर भी फायर किया, ये दिखाने के लिए कि इज नॉट पार्ट ऑफ द गैंग। और उसके बाद पुलिस की AK-47 और एम्यूनिशन प्लस पिस्टल वगैरह लेके AK-47 पुलिस की लूट ली। हाँ, लूट के ले गए थे वो। तो लूट के ले गए। उसके बाद खूब नाकाबंदी वगैरह हुई 2015, मतलब दिस वाज 3 सितंबर 2015। तो उसके बाद खूब पुलिस ने खूब मेहनत किया खूब पकड़ने के लिए। आप तब SOG में थे? नहीं, मैं ACB में था उस टाइम। अच्छा। जब ये फरार हुआ तब ACB में था, क्योंकि 3 सितंबर को तो ये फरार हुआ था, 16 सितंबर को तो हमने वो माइनिंग का केस किया था। तो उसके बाद 1 साल तक चलता रहा। और मार्च 2016 को एक जगह अनंतपाल और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुआ, जिसमें अनंतपाल के गोले से एक कांस्टेबल मर गया, हमारे कांस्टेबल की डेथ हो गई। AK-47 से फायरिंग हुई? हाँ, उसी पुलिस से लूटी 47 से। उसके बाद जुलाई 2016 में वापस एक शायद एक SHO था, उनको सूचना मिली गैंग आ रही है, तो गैंग SHO के साथ भी मतलब फायरिंग हुई, SHO को भी गोली लगी, ऑलमोस्ट मरते मरते बच गया। तो ये चल ही रहा था, पुलिस पकड़ने के लिए कोशिश कर रही थी, जब भी पुलिस के सामने आए वो गोली चला देते थे, वो ये भी और गैंग भी। ये बड़ा जबकि रेयर है कि अपराधी का इतना हाथ खुला हो कि पुलिस पे भी लगातार फायरिंग करे। तो उसी टाइम में एक कांस्टेबल तो मर ही गया था, एक सब इंस्पेक्टर जस्ट बाल बच गया था। तो उसी टाइम में मेरा ट्रांसफर हुआ था वहाँ, ऐसो मतलब उसमें गया था मैं, SOG में गया मैं। तो जब SOG में मैं गया था तो मेरा केस सौरभ चल ही रहा था, मतलब चल ही रहा था, मेरे बेल पर ही था। तब आप डिस्चार्ज नहीं हुए? डिस्चार्ज भी नहीं हुआ था, मैं बेल पर ही था। तो हमारे हर 15 दिन में बॉम्बे जाते थे, कोर्ट जाते थे, अटेंड करते थे, आते थे। तो मेरे मन में ये भी आया था कि मेरा ऑलरेडी ये चल रहा है, तो इस तरह, क्योंकि अनंतपाल का पीछा करना वजह पैकेज इन द सेंस, उसको पकड़ने जाएंगे 100% गोली चलेंगे, या तो हमारे आदमी मरेंगे, अगर हमारे आदमी नहीं मरेगा करेगा ही पुलिस वालों को, वो मरेगा। वो मरते ही इसकी फॉलोअर्स मतलब काफी है, तो लॉ एंड ऑर्डर होगा, लॉ एंड ऑर्डर के CBI में जाएगा। तो केस CBI में जाएगा तो फॉलोअर इतने क्यों थे मतलब अपराधी हो के? फॉर सोशो पॉलिटिकल रीजन है, मतलब वो कास्ट फॉल्ट लाइंस यू कैन से, फॉर वॉट एवर रीजन्स, ठीक है। वो तो सोशियोलॉजिस्ट कैन आंसर दिस बेटर, क्यों अपराधी जाति के नायक बन जाते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो इससे पहले भी एक चतर सिंह एनकाउंटर हुआ था जैसलमेर में, तो उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी वो केस CBI में चला गया था। तो इसीलिए हमें था कि ये तो पैकेज है, इस पैकेज के लिए भी मुझे भी रेडी होना है, मेरी टीम को भी रेडी करना है। तो इसलिए थोड़ा डिलेमा थी कि मतलब अभी पुराना रायता फैला है, वो निपटा नहीं। और ये बट मैंने ये सोचा कि मैं 7 साल जेल में जो रहा था, तो जेल में तो उनके बीच में रहते, जेल इज यूनिवर्सिटी नॉट जस्ट फॉर लाइफ, इवन फॉर पुलिसिंग ऑल्सो, इट टीचेस यू सो मच। मतलब इतना सिखा देता था, यू कांट इवन इमेजिन। मैं अभी हम बात कर रहे थे, मैं कह रहा था सबसे बड़ी है ना जेल, जिंदगी की भूख बढ़ा देती है, बिकॉज एवरीथिंग बिकम सो डियर देयर। उसी तरह से 7 साल में नौकरी भी नहीं की थी, मतलब नौकरी भी एक तरह से भूख बढ़ा दिया था। सेकेंडली मैंने, क्योंकि वो उनके बीच में रहा था, मैं हमेशा ये सोचता था कि जेल में जब क्रिमिनल्स को वगैरह देखता था, या बाहर भी देखते थे, एक अपराधी जो भी काम करता है वो लीगली रॉन्ग है, एथिकली रॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग, सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट इट, एंड इसके मोहल्ले वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते। किसी तरह से जस्टिफिकेशन नहीं उस क्राइम की, आइदर फॉर किडनैपिंग, मर्डर और रैंसम। बट इवन देन हाउ डज ही फील सो स्ट्रांग, हाउ इज ही सो कॉन्फिडेंट, व्हाट इज हिज स्ट्रेंथ, किस पिलर पे खड़ा होता है। तो उसका जवाब मुझे जेल में ये मिला कि सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस उसका ये होता है कि मैं 50 मर्डर कर दूं, मेरी सजा नहीं होगी। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये। अगर फर्स्ट मर्डर में किसी को फांसी या आजीवन कारावास हो जाए, उसके बाद क्यों करेगा वो? इफ देयर इज सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, वो नहीं करेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दे मेक ह्यूज टन्स ऑफ मनी। इतना पैसा आने के बाद उनको लगता है कि हम सब मैनेज कर लेंगे,
पुलिस मैनेज कर लेंगे, गवाह मैनेज कर लेंगे, प्रोसिक्यूशन मैनेज कर लेंगे, कोर्ट मैनेज कर लेंगे, द मनी दे एक्वायर। थर्ड, इनके जो शूटर्स है, सपोर्टर्स है, गैंग मेंबर्स है, इतने लोग मेरे पास है, मेरे कहने से कोई जाके किसी को गोली मार देगा, किसी को डरा देगा, किसी को धमका देगा। चौथा है इनकी जो टेरर है, मतलब एक इमेज बन जाता है, टेरर बन जाता है ना, तो बहुत बड़ा टेरर बन जाता है। उस टेरर की वजह से दैट इज ए बिग इन्वेस्टमेंट। उस टेरर से इनके सारे काम हो जाते हैं, उगाही, वसूली, हाँ, सब कुछ हो जाता है। मैं एक छोटा एग्जांपल बताना चाहता हूँ। हमारे वहाँ एक ऐसे अपराधी थे जिसने 24 मर्डर किया था। कौन? एक था वो मैं बताता हूँ बाद में, ठीक है। वो 24 मर्डर किया था। वो एक दिन दुखी था, तो मैंने पूछा कि आप क्यों दुखी हो? तो उसने बोला कि दिनेश साहब, मेरा एक केस में खंडनी मतलब एक्सटॉर्शन के केस में किसी ने मेरे खिलाफ गवाही दे दी। तो मैंने पूछा तो क्या हो गया? खंडनी में तो कितने 5 साल 7 साल ही तो जेल होगी, तो तुम तो अब तक 13 साल भुगत चुके हो, उसमें तो भुगत जाएगा, और 24 मर्डर से नहीं डर रहा तो ये गवाही से डर रहे हो। उसके नेक्स्ट उसने ये बोला कि साहब, जिसने गवाही दी है ना, वो कोई गैंगस्टर मेरे खिलाफ नहीं था, वो आम आदमी था। आम आदमी मेरे खिलाफ गवाही देगा, उस केस में मुझे सजा हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरा डर नहीं है। मेरा डर नहीं तो मुझे कौन पैसा देगा? वो डर कायम करने के लिए मुझे और कुछ करना पड़ेगा, और एक आध मर्डर करना पड़ेगा। तो आपके लिए क्या है कि आप जैसे वापस पुलिस में जाओगे तो आपके पावर नेचुरल है, अपने आप मिल जाता है, आपको सरकार देती है, हमें कोई नहीं देता है, हमें तो कमाना पड़ता है। तो हमारे लिए इमेज ही सब कुछ है। तो इमेज फॉर देम इज, इसलिए बहुत सारे आप देखो, आप गैंगस्टर्स मर्डर करके फेसबुक में डालते, हमने किया है। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई और इन सब के जो गैंग है, क्लेम। बहुत। तो पांचवा ये था कि सम सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट ऐसा कुछ मिलता है। दीज आर द पिलर्स ऑन विच एवरी क्रिमिनल स्टैंड्स। तो हमें, जब मैंने ज्वाइन किया, मेरी टीम से यही पूछा कि जब हम, अगर हमारा टास्क क्या है, व्हाट इज द टास्क बिफोर एसओजी, कि अनंतपाल को पकड़ना है क्या? दैट इज ऑफकोर्स द टास्क। पकड़ने के उसके जेल में डाल देंगे, अगर वापस वही वारदातें करने लग जाएंगे तो हमारे लिए क्या फायदा है? तो फर्स्ट थिंग इज दैट ऑल द मेंबरशिप, पब्लिक के लिए क्या फायदा है? व्हाट इज मीनिंगफुल फॉर पब्लिक? पब्लिक के लिए ये फायदा है कि इनके साथ कोई अपराध नहीं हो। ये मैटर नहीं करता है कोई अपराधी जेल में बाहर है, तो हमने जेल में भी डाल दिया, अपराध हो रहे हो तो उनके लिए कोई फायदा ही नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वो जो इनकी जो सर्टेनिटी ऑफ नॉट गेटिंग पनिश्ड, उसको दूर करना है। तो इसीलिए हमने जिला पुलिस के साथ वगैरह मिलके उनकी केसेस फॉलो करना चालू किया अनंतपाल के। और जैसे नागौर एसपी एक थे, परेश देशमुख, एक राहुल बारट थे, बहुत अच्छे एसपीज थे, उनकी पूरी टीम थी। एक ज्ञानचंद एडिशनल एसपी था। उन सब ने थ्रेड बेयर में सारे केसेस फॉलो करना चालू किया, हम लोग पूरा एक मॉनिटरिंग करके। तो उसमें इनके 3 केसों की हमने आजीवन कारावास करा दी आनंदपाल के केस में, जिसमें जो कोर मेंबर्स थे आजीवन कारावास हो गए 20-25 लोगों का। सेकेंडली, इनकी जो प्रॉपर्टी थी, जितने जी प्रॉपर्टी इन्होंने कमाई थी, ठीक है, वो आप जानते हैं मोस्टली बेनामी रहता है। तो हमने उसको यूज करके करीब 120 से 150 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने सरकार से जब्त करवा दी। कलेक्टर की जो ऑफिस है उसको यूज किया और उसको जब्त करवा दिया। तीसरा, उसी प्रॉपर्टी को बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में भी जब्त करवा दिया हमने। तो एक तो इनके केसों के पीछा करना चालू किया। जैसे ही आप केसों का पीछा करना चालू करते हैं ना, क्रिमिनल सही में डर जाते हैं, क्योंकि उनके सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ही वही है, मेरे केस में सजा नहीं होगा। तो अगर सजा होने लग जाए तो वो तो बहुत प्रॉब्लम है उसको। अगर कौन कोई आजीवन जेल में रहना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। तो सेकेंडली प्रॉपर्टी जब्त करा दी। तीसरा, हमने ये किया कि इनके जो आदमी जितने बाहर थे उनको अरेस्ट करना चालू किया, बिकॉज इनके जितने मेंबर्स थे उनको मोस्टली सम ऑफ देम वर बूटलेगर, सम ऑफ देम वर ड्रग पेडलर, सम ऑफ देम भूमाफियास, उनको उन्हीं केसों में अरेस्ट करना चालू किया। इफ समबडी वाज बिजली चोरी कर रहा है तो बिजली चोरी में अरेस्ट किया, अगर कोई ड्रग पेडलर है ड्रग में अरेस्ट किया। तो धीरे धीरे आते आते करीब 100-150 आदमी अरेस्ट कर लिया, जिसमें एसओजी, एटीएस, नागौर पुलिस और जयपुर पुलिस, सीकर पुलिस और चूरू पुलिस, बीकानेर, सब एक यूनिट बन गए। तो इनको अरेस्ट करना चालू किया। तो अरेस्ट करने के बाद अब बच गए, जैसे इनकी जमानत होती है, जैसे किसी की जमानत हो गई तो उसको हम वी वेंट टू द हाई कोर्ट। अगर सेशन कोर्ट में जमानत हो गई, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में जमानत हो गई, सुप्रीम कोर्ट में गए। हॉट परस्यूट बेसिकली, I can't say this, but is unleashed state against them. It is not just police. It has to be state response. All the departments, collectorate, judiciary, and then income tax, prosecution,
सब कुछ। अगर एक अपराधी के ऊपर इतने जगह से अगर टेंशन you said unleash the state. यस That's the